वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका पाठ नंबर 3 आनुवांशिकी, जिसमें कि मैंने पिछली क्लास में आपके लिए यानी जो आनुवांशिक जो शब्दावली है, जिसको हम तकनीकी शब्दों के नाम से भी जानते हैं, उनमें मैंने आपके लिए यानी पक्ष संकरण, कौन सा था? पक्ष संकरण, जिसको हम बैक क्रॉस के नाम से भी जानते हैं, यानी पक्ष संकरण या संकर पूर्वज संकरण या संकर पूर्वज संकरण के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। आज चलते हैं एक अगला नई परिभाषाएं नए टॉपिक के साथ। तो अगली परिभाषा है व्युत्क्रम संकरण। कौन सी है दोस्तों? व्युत्क्रम संकरण। तो ध्यान देना कि व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, सामान्यतः दोस्तों व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो देखिए परिभाषा पर ध्यान देना कि वह संकरण, समझना, वह संकरण जिसमें ए पादप, वह संकरण जिसमें ए पादप को नर, वह संकरण जिसमें ए पादप को नर एवं बी पादप को, वह बी पादप को, कौन से पादप को? बी पादप को। तो ध्यान देना, बी पादप को मादा। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ध्यान देना, समझना कि वह संकरण जिसमें ए पादप को नर, क्या कहते हैं? ए पादप को नर, वह बी पादप को मादा के रूप में, किसके रूप में? मादा के रूप में क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। किसके रूप में प्रयुक्त करते हैं? मादा के रूप में। तो लिखना परिभाषा में, व्युत्क्रम संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें ए पादप को नर व बी पादप को मादा जनक के रूप में, मादा जनक के रूप में, ध्यान देना, मादा जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी मादा जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, वह संकरण जिसमें ए पादप को नर एवं बी पादप को मादा जनक के रूप में क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं, यानी बी पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तथा दूसरे संकरण में, ध्यान देना, तथा दूसरे संकरण में, जो दूसरा संकरण होता है अपना, तथा दूसरे संकरण में, ए पादप को नर, ए पादप को मादा, पहले हम क्या माना था? नर। तो इसमें क्या मान लेंगे? मादा, क्यों? व्युत्क्रम है। तो ए पादप को मादा व बी पादप को, कौन से पादप को दोस्तों? बी पादप को नर के रूप में, बी पादप को नर के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी बी पादप को नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त करते हैं, नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। आई बात समझ में? व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। आई बात समझ दोस्तों? तो दो डेफिनेशन है आपकी हो गई। इसमें एक, इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, यानी परीक्षण संकरण, जिसको हम टेस्ट क्रॉस के नाम जानते हैं, और आउट क्रॉस और बैक को हम पक्ष संकरण के नाम से भी जानते हैं, यानी पक्ष संकरण, ठीक है ना, जिसको हम संकर पूर्वज संकरण भी कहते हैं। और ये आपकी चल रही है व्युत्क्रम संकरण। कौन सी है? व्युत्क्रम संकरण। तो वह संकरण जिसमें ए पादप को नर, वह संकरण जिसमें ए पादप को क्या? नर एवं बी पादप को मादा जनक के रूप में क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा
ए पादप को मादा तथा बी पादप को नर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, विपरीत हो गए। अब देखिए इसमें ए पादप को क्या ले रहे हैं? नर, और दूसरे संकरण में ए पादप को क्या ले रहे हैं? मादा। उसमें देखिए बी पादप को क्या ले रहे हैं? मादा। इसमें बी पादप को क्या ले रहे हैं? नर। आई बात समझ? इसे हम व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। चलते हैं आगे। अगली जो परिभाषा है वो है जनक पीढ़ी। कौन सी है? जनक पीढ़ी। तो ध्यान देना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा आपकी ये तकनीकी शब्द हैं, बहुत मेंडल के नियमों को समझने में काम में आते हैं। तो देखिए जनक पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? जनक पीढ़ी। तो ध्यान देना, जनक पीढ़ी में समझना संतति प्राप्त करने के लिए, यानी संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, यानी संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को, यानी जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है या कराया जाता है, एक ही बात है, संकरण कराया जाता है, यानी संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है, या उन्हें हम क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी। आई बात समझ में? उन्हें हम क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा कि जनक पीढ़ी किसे कहते हैं। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है उन्हें हम जनक पीढ़ी कहते हैं। कौन सी पीढ़ी कहते हैं दोस्तों? जनक पीढ़ी कहते हैं। आई बात समझ में? अगली परिभाषा हम चलते हैं। अगली परिभाषा है F1 पीढ़ी। कौन सी है दोस्तों? F1 पीढ़ी। बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन, F1 पीढ़ी। तो समझना, ध्यान देना कि F1 पीढ़ी क्या होती है। तो सुनिए, जनकों के संकरण से प्राप्त, यानी जो जनक होते हैं, जनकों के संकरण से प्राप्त, जनकों के संकरण से प्राप्त, यानी जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को, कौन सी पीढ़ी को? प्रथम पीढ़ी को। तो ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं की प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। F1 पीढ़ी कहते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन अपनी कि F1 पीढ़ी किसे कहते हैं, F1 पीढ़ी किसे कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, समझना कि जनकों के संकरण से, किससे? जनकों के संकरण से, यानी जो अपने जनक होते हैं, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को, कौन सी पीढ़ी को? प्रथम पीढ़ी को क्या कहते हैं? प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन आपकी अब तक 3 बताई। नंबर 1 व्युत्क्रम संकरण, नंबर दूसरा है जनक पीढ़ी, और नंबर तीसरा है F1 पीढ़ी। चलते हैं अगली परिभाषा में। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा F2 पीढ़ी। कौन सी है? F2 पीढ़ी। तो ध्यान देना दोस्तों, हेडिंग डालना F1 पीढ़ी। कौन सी? F1 पीढ़ी। और समझना, इसको नोट करना नोटबुक में। तो देखिए F1 पीढ़ी, परिभाषा बोल लिख रहा हूँ मैं, F1 पीढ़ी के, यानी F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त, यानी F1 जो पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी जो होती है, ध्यान देना, F1 पीढ़ी के संकरण से जो प्राप्त, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त, F1 पीढ़ी के, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त
F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को, या F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को, एक ही बात है। F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। कौन सी पीढ़ी कहते हैं? F2 पीढ़ी कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों। तो F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं, या F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त पीढ़ी को हम F2 या द्वितीय पीढ़ी के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? यानी F2 पीढ़ी का मतलब है द्वितीय पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी से जो प्राप्त पीढ़ी होगी उसे हम क्या कह देते हैं? द्वितीय पीढ़ी के नाम से जानते हैं, उसे सेकेंडरी पीढ़ी के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। अगला चलते हैं, ध्यान देना, समझना। अगली डेफिनेशन है इसमें एक संकर संकरण। कौन सी है? एक संकर अनुपात, यानी एक संकर संकरण से ही क्या बना है? एक संकर अनुपात। आई बात समझ। एक संकर संकरण आप पढ़ चुके हैं कि वह संकरण जिसमें केवल एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर कि एक संकर अनुपात किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, एक संकर संकरण से, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। एक संकर अनुपात कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन, परिभाषा आपकी कि एक संकर अनुपात किसे कहते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि एक संकर संकरण से प्राप्त, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संकर अनुपात कहते हैं। और एक संकर संकरण किसे कहते हैं दोस्तों? कि वह संकरण जिसमें यानी एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। आई बात समझें दोस्तों। अगली परिभाषा आप चलते हैं। अगली जो परिभाषा है वो ध्यान देना, समझना, द्विसंकर संकरण। कौन सी है? द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण से कौन सा प्राप्त अनुपात होगा? द्विसंकर अनुपात। तो कौन सी परिभाषा हो गई अगली? द्विसंकर अनुपात। यानी द्विसंकर संकरण से कौन सा अनुपात प्राप्त होता है? द्विसंकर अनुपात। तो वही परिभाषा कन्वर्ट करना अपने शब्दों में कि द्विसंकर संकरण से, यानी द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। यानी द्विसंकर अनुपात कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों। क्या कहते हैं उसे? द्विसंकर अनुपात कहते हैं। आई बात। द्विसंकर संकरण से, और द्विसंकर संकरण क्या होता है? कि वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। कितने लक्षणों की? दो लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। आई बात समझ में दोस्तों। तो ध्यान देना, द्विसंकर संकरण अनुपात की, द्विसंकर संकरण प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो कितनी परिभाषाएं होंगी टोटल? 20। और आपके सिलेबस में जो आनुवंशिकी शब्दावली है जिसका उपयोग मेंडल ने अपने प्रयोगों में तकनीकी शब्दों के रूप में किया था वो कुल कितने? 20। तो 20 डेफिनेशन मैंने आपको पिछली क्लासों में और आज इस क्लास के अंतर्गत आपको समझाई। तो इसमें एक बार और देख लेना। व्युत्क्रम संकरण, वह संकरण जिसमें ए पादप को नर व बी पादप को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त करते हैं तथा दूसरे संकरण में ए पादप को मादा, क्या? मादा, और बी पादप को नर
के रूप में प्रयुक्त किया जाता है व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। क्या हो गए, एक तरह से विपरीत हो गए। भाई ए पादप को नर तो दूसरे संकरण में पादप को क्या मान रहे हैं, मादा। बी पादप को यानी क्या मान रहे हैं, ये पहले संकरण में बी पादप को मान रहे हैं मादा, तो उसको बी पादप को दूसरे संकरण में क्या मान रहे हैं, नर। क्या मान रहे हैं, नर। जनक पीढ़ी संतति प्राप्त करने के लिए, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। कौन सी पीढ़ी कहते हैं उन्हें दोस्तों, जनक पीढ़ी कहते हैं। अगली परिभाषा है प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना, F1 पीढ़ी जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। यानी जनक जो माता पिता है, माता पिता से जो संतति प्राप्त होती है उसे हम प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी से जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसे हम F2 पीढ़ी क्या कहते हैं, उसे F2 पीढ़ी। फिर है एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। और अगली परिभाषा है द्विसंकर अनुपात, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को क्या कहते हैं, द्विसंकर अनुपात कहते हैं। यानी द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को क्या कहते हैं, उसको हम द्विसंकर अनुपात के नाम से जानते हैं। द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को क्या कहते हैं, द्विसंकर अनुपात कहते हैं। तो ये आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हैं आपकी, ये समझना, गौर देना बहुत। अगला इसमें जो टॉपिक है, अगला जो इसमें क्या है टॉपिक है, ध्यान देना, वो है इसमें मेंडल के वंशानुगति के नियम। कौन से, मेंडल की वंशानुगति के नियम, कि भाई मेंडल की वंशानुगति के कौन कौन से नियम हैं, या ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुगति के कौन कौन से नियम खोजे थे। आई बात समझ में, तो ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ हो रहा है आपका। तो देखिए, मेंडल के वंशानुगति के नियम टॉपिक है आपका, मेंडल के वंशानुगति के नियम, ठीक है ना। तो मेंडल की वंशानुगति के कौन कौन से नियम हैं, तो देखिए हेडिंग डाल लेते हैं, मेंडल पूरा नाम क्या है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आई बात समझ में, तो मेंडल के वंशानुगति के नियम, वंशानुगति के नियमों को भी आनुवांशिकता के नियमों के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में, तो मेंडल के वंशानुगति के नियम। तो देखिए, मेंडल ने उद्यान मटर पर, मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे, उद्यान मटर पर, पाइसम सैटाइवम पर। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के वंशानुगति या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। तो ध्यान देना, मेंडल के वंशानुगति के नियम समझना। तो देखिए, मेंडल ने, यानी मेंडल ने उद्यान मटर, उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, पाइसम सैटाइवम। तो मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों के आधार पर, मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों के द्वारा, संकरण प्रयोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, यानी खोजा, प्रतिपादन किया। तो ध्यान देना, प्रतिपादन किया कि मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया। आई बात समझ में, जिन्हें मेंडल के
वंशानुगति के नियम, जिन्हें मेंडल के वंशानुगति के नियम या वंशानुगति के नियम या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं, या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। आई बात समझ दोस्तों? तो ध्यान देना, मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडल के वंशानुगति के नियम या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। तो ये नियम कौन कौन से हैं? तो ये कई महत्वपूर्ण नियम है, 3 बता रहा हूँ। तो नंबर 1 कौन सा है? प्रभावता का नियम। नंबर 1 कौन सा है दोस्तों? प्रभावता का नियम। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के कितने नियम दिए थे? 3। नंबर 1 प्रभावता का नियम। नंबर 2 कौन सा है? पृथक्करण का नियम। नंबर 2 कौन सा है दोस्तों? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, जिसको किसके नाम जानते हैं? या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये दूसरा नियम है, या युग्मकों की शुद्धता का नियम। या युग्मकों की शुद्धता का नियम। ध्यान देना, युग्मकों की शुद्धता का नियम। आई बात समझ में? नंबर 1 हो गया प्रभाव्यता का नियम, प्रभाव्यता का नियम। दूसरा कौन सा हो गया? पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। व्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आई बात समझ में? तो कुल नियम कितने हो गए दोस्तों? कितने नियम हो गए? 3। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने वंशानुगति के 3 नियमों की खोज की थी। कितने नियमों की? 3। नंबर 1 प्रभावता का नियम। नंबर 2 पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम। और तीसरा कौन सा है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नंबर 3 कौन सा है दोस्तों? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बहुत महत्वपूर्ण नियम है तीनों। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं, कि ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवांशिकी का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता। आई बात समझें? लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी का जो पिता है वो कौन है? डब्ल्यू वेडसन। ध्यान रखना, यानी कौन सा है? डब्ल्यू वेडसन, यानी आनुवांशिकी का पिता। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, आप एक अंडरलाइन कर लेना, लिखना नोटबुक में। आनुवांशिकता के पिता यानी आनुवांशिकी के पिता या आनुवांशिकता के पिता यानी आनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। आई बात समझ में? आनुवांशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी के पिता, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कौन कहलाते हैं? डब्ल्यू वेडसन। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कौन है? डब्ल्यू वेडसन। कौन है? डब्ल्यू वेडसन, जिन्होंने कि 1905 में किसकी क्या नाम प्रतिपादन किया था? आनुवांशिकी शब्द प्रतिपादन किया था। शुरुआत में मैंने बताया, इस पाठ की जब शुरुआत हुई थी, आनुवांशिकी किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वैशाखा। जीव विज्ञान की वैशाखा, जिसमें आनुवांशिक लक्षणों यानी जीव विज्ञान की वैशाखा, जिसमें सजीवों के आनुवांशिक लक्षणों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वैशाखा, जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता या आनुवांशिक लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान की वैशाखा, जीव विज्ञान वैशाखा, जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती थी? आनुवांशिकी। और मैंने उसमें बताया था आनुवांशिकी जो शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डब्ल्यू वेडसन ने। कब? 1905 में। तो वही बात यहाँ पर है दोस्तों कि आनुवांशिकी के जो पिता हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स
ये जेनेटिक्स ऑफ फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, मॉडर्न जेनेटिक्स ऑफ फादर यानी आधुनिक आनुवंशिक पिता कौन है, डब्ल्यू वैटसन। आई बात समझ दोस्तों। तो ये आपका महत्वपूर्ण मेंडल के वंशानुगति के नियम। और नेक्स्ट अगली क्लास में आपके लिए बताएंगे प्रभावता के नियम, यानी प्रभावता का नियम। इन नियमों को सिद्ध करेंगे तीनों को। नंबर 1 अगला बताएंगे आपके लिए प्रभावता का नियम। तब तक के लिए दोस्तों इनको नोटबुक में नोट करना, याद करो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।